For 20 years, infamous kidnapper Franklin Delano Floyd stuck to variations of the same lie about the fate of the 6-year-old boy he took from a Choctaw elementary school in 1994. It's a story out of Oklahoma that is now part of its history. It's something that really happened here that was big. FBI Special Agent Joe Fitzpatrick worked this case in 1994 when 6-year-old Michael Hughes was kidnapped from his Choctaw elementary school. He was in my class, but now he's not there anymore. No, he's not. Where is he? Somebody took him. Franklin Floyd, claiming to be the boy's father, abducted him, even tied up the school's principal in the woods nearby. Agent Fitzpatrick would soon uncover the unbelievable and gut-wrenching tale that led to this kidnapping. हे फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे एंड बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे होंगे। मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि ये वीडियो लाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि थोड़े पर्सनल इश्यूज़ थे। उसके साथ साथ ये केस मुझे थोड़ा ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगा था। इन्हीं सब रीज़न की वजह से थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया मुझे। खैर, नेटफ्लिक्स जैसी बड़ी कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, लेकिन उसके बावजूद वो लोग अब ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज कुछ ज़्यादा ही बनाने लगे हैं। इसका रीज़न मुझे समझ नहीं आता क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज हैं और बहुत बड़े बड़े टेलीविज़न शोज़ हैं ऑलरेडी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर, जो कि बहुत बड़े बड़े चैनल्स और उसके साथ साथ बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे ऑलरेडी आ रहे हैं। तो इसी बीच नेटफ्लिक्स ने अब अपनी ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट कर दी है, वो भी अच्छे केसेस के ऊपर, जो कि ऑलरेडी कवर्ड है और लैम्पलाइट में है। उसी में से एक डॉक्यूमेंट्री है द गर्ल इन द पिक्चर। आई होप आप सब में से शायद किसी न किसी ने ये डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, लेकिन कुछ लोगों ने बोला ये डॉक्यूमेंट्री थोड़ी ज्यादा कंफ्यूजिंग है। तो जब मैं यूट्यूब से गो थ्रू कर रहा था तो किसी भी हिंदी यूट्यूबर ने इस केस के ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट्री नहीं बनाई है। बस अब तो आप आगे समझ ही गए होंगे। तो अब बिना किसी देरी के मैं आता हूँ आपकी स्क्रीन के पीछे, लेकिन इससे पहले जो मुझे नहीं जानते हैं, मेरा नाम है सेजल आर्यन सिंह और आप देख रहे हैं द मिस्टीरियस 329। हमारी आज की कहानी की शुरुआत होती है एटलांटा से। एटलांटा यूएसए के स्टेट जॉर्जिया की कैपिटल है। एटलांटा यूएसए की सबसे फेमस सिटीज में से एक है। इस सिटी की पॉपुलेशन लगभग 5 लाख लोगों की है। बेसिकली एटलांटा द ग्रेट मार्टिन लूथर किंग के लिए फेमस है और उसके साथ साथ सिविल राइट्स मूवमेंट के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है। एटलांटा में ही पूरी दुनिया का सबसे बड़ा इंडोर एक्वेरियम है और साल 1985 में इसी शहर में रहते थे शैरन मार्शल और उनके पिता वॉरेन मार्शल। 15 साल की शैरन पढ़ाई में बहुत ज्यादा अच्छी थी। वो बहुत किताबें पढ़ा करती थी और उनका सपना था कि वो एरोस्पेस इंजीनियरिंग करे। लेकिन शैरन की जिंदगी उतनी आसान नहीं थी। हर रोज उसे स्कूल से घर एग्जैक्टली शाम को 4:30 बजे पहुंचना होता था और अपने पिता के लिए रात का खाना बनाना होता था। वॉरेन मार्शल बहुत अजीब किस्म के आदमी थे। पहले वो ये बताते थे कि शैरन की मदर की डेथ एक कार एक्सीडेंट में हुई थी, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी लाइन चेंज कर दी और एक स्कूल मीटिंग में ये बताया कि उनकी डेथ कैंसर की वजह से हुई थी। बात सिर्फ स्टेटमेंट चेंज की नहीं थी, वॉरेन हर मामले में बहुत ज्यादा अजीब थे। जब शैरन की मुलाकात एक दूसरी लड़की जिसका नाम जेनिफर फिशर था, तो शैरन ने अपने घर का टेलीफोन नंबर उसे नहीं दिया था और जब भी उसे जेनिफर से बात करनी होती थी वो उसको अपने साइड से डायरेक्टली फोन करती थी। लेकिन इसके बावजूद जेनिफर और शैरन की दोस्ती बहुत अच्छी हो गई थी। लेकिन जब शैरन ने 2 हफ्ते तक जेनिफर को कोई भी कॉल नहीं किया तो जेनिफर टेंशन में आ गई। इसके बाद जेनिफर ने कहीं से जुगाड़ लगाकर शैरन के घर का नंबर निकाल लिया और उसको फोन कर दिया। जब शैरन ने फोन उठाया तो उसे ये बहुत ज्यादा शॉकिंग लगता है और वो जेनिफर से ये पूछती है कि आखिर उसका नंबर उसे मिला कहाँ से। अब इससे पहले जेनिफर कुछ भी बताती, वॉरेन मार्शल ने वो कॉल काट दी। अगले दिन शैरन ने अपनी साइड से ही जेनिफर को फोन किया और उस कॉन्वर्सेशन में वॉरेन भी इन्वॉल्व हुए और उन्होंने जेनिफर से माफी मांगी। इसके साथ साथ वॉरेन ने शैरन को जेनिफर के घर पे रात बिताने की परमिशन भी दे दी। अब जेनिफर और शैरन की दोस्ती बहुत अच्छी हो जा रही थी। वो स्कूल भी एक साथ ही जाती थी, लेकिन इसके बावजूद सबसे बड़ी दिक्कत थी वॉरेन मार्शल। अब क्योंकि बच्चों की अच्छी दोस्ती थी, इसीलिए एक रोज वॉरेन फिशर के पेरेंट्स से मिले। उनसे मिलते ही वो बहुत अजीब सी बातें करने लगे। पहले तो वो ये पूछ रहे थे कि क्या उनके आसपास कोई जॉब खाली है और अगर नहीं है तो क्या वो उनके लिए कोई जॉब ढूंढ सकते हैं। और जाते जाते वॉरेन ने उनसे कुछ पैसे भी मांग लिए। जेनिफर के पेरेंट्स ये जान चुके थे
कि वॉरेन बहुत अजीब किस्म के आदमी है। इसके बावजूद उन्होंने अपनी बेटी को शैरन के घर पर रात बिताने की परमिशन दे दी। शैरन मार्शल का घर एक ट्रेलर था जो कि बहुत ज्यादा छोटा था और बेडशीट से उस ट्रेलर के रूम के पार्टीशन हुई थे। अब वॉरेन ने उन दोनों लड़कियों से ये बोला कि उस रात वो उन दोनों को किसी डांस क्लब में ले जाना चाहता था। तो इसी के चलते शैरन ने जेनिफर के साथ अपना वार्डरोब शेयर किया। वहां जेनिफर ने ये चीज नोटिस करी कि शैरन के पास बहुत सारे स्किम्पी क्लोथ्स थे। इसका मतलब बहुत सारे छोटे कपड़े थे। अब उन दोनों लड़कियों ने चेंज किया और वॉरेन के साथ एक बाइकर्स क्लब में चले गए और पूरी रात उन दोनों ने जम के डांस किया। उस क्लब में बहुत सारे मिडिल एज के मैन भी आए हुए थे क्योंकि वो एक बाइकर्स क्लब था। तो घर पे वापस आने के बाद शैरन और जेनिफर मजाक मजाक में ये बातें बोलने लगी कि क्लब के सारे मेल उन दोनों को बहुत ज्यादा चेकआउट कर रहे थे और ये बात वॉरेन ने सुन ली। इसके बाद सीधा उन्होंने अपनी गन निकाली और उन दोनों की तरफ तान दी और उन दोनों को ये समझाया कि बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। इन सब टफ सिचुएशंस के बावजूद शैरन ने अच्छे से पढ़ाई करी और बहुत ही अच्छे मार्क्स से अपना हाई स्कूल पास किया और इसी के साथ साथ उनको फुल स्कॉलरशिप मिल गई जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, वो भी एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए। अब शैरन का नासा में काम करने का सपना पूरा हो सकता था। अब साल 1986 में शैरन एक लड़की को डेट करने लगी जिसका नाम कर्टिस फ्लर्नी था और उसके बच्चे से वो प्रेग्नेंट भी हो गई थी। तो इसी के बाद शैरन ने ये प्लान किया कि वो अपने अब्यूजिव फादर से भाग जाएंगी। अगली सुबह शैरन और कर्टिस भाग तो गए लेकिन वॉरेन ने उन्हें पकड़ लिया। लेकिन अब यहाँ पे एक अजीब हरकत तो ये हुई कि वॉरेन बहुत ज्यादा काम थे और उन्होंने उन दोनों से ये बोला कि वो सुबह उन दोनों की सारी बातें सुनेंगे। लेकिन अगली सुबह कर्टिस को एक नोट मिला जिसमें ये लिखा था कि शैरन उसके बच्चे से प्रेग्नेंट नहीं है और जितना ज्यादा हो सके वो उससे दूर चला जाए। इसके बाद वॉरेन और शैरन एरिजोना में शिफ्ट हो गए लेकिन शैरन जेनिफर के साथ टच में रही थी। शैरन ने उन्हें यह भी बताया कि वो एक बार में काम करती हैं जो कि टैम्पा फ्लोरिडा में था। अब साल 1988 में शैरन ने जेनिफर को यह बताया कि उन्होंने एक लड़के को जन्म दिया है और उसका नाम माइकल रखा है और इसी के बाद शैरन ने जेनिफर को कॉल करना बंद कर दिया। अब यहाँ से मैं आपको एक दूसरी कहानी में लेके चलता हूँ और इस कहानी की शुरुआत होती है टोनिया डॉन यूजिस से और इनके एब्यूजिव हस्बैंड जिनका नाम क्लैरेंस यूजिस था। तानिया एक स्ट्रिप डांसर थी और एक मेहनती लड़की भी और उनका एक छोटा बेटा भी था जिसका नाम माइकल था। तानिया के ऊपर ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी अपने बेटे और अपने एब्यूजिव पति का खर्चा निकालने की। अब तानिया के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर था कि अगर वो पर डे $200 से कम कमाती थी तो उसका पति उसको बहुत मारता था। क्लैरेंस अक्सर उसे काम के वक्त फोन करता था ये पता करने के लिए कि वो काम पे ही है या कहीं और घूम रही है। उसने तानिया को यह भी बोल रखा था कि अगर उसने अपने बच्चे को लेकर भागने की कोशिश करी तो वो उसके साथ साथ उसके 2 साल के बेटे को भी मार देगा। अब क्लैरेंस की लोकल पुलिस वालों से बहुत अच्छी बनती थी इसीलिए वो उसको बहुत आसानी से ढूंढ सकता था इन केस वो भाग जाती तो। अपने हस्बैंड के प्रेशर की वजह से तानिया अपनी इनकम को कम दिखाती थी ताकि वो गवर्नमेंट से वेलफेयर चेक्स ले सके। अब क्लैरेंस, तानिया और एक और लड़की जिसका नाम शेरिल एन कमेसो था, ये तानिया के फेलो स्ट्रिप डांसर थी। अब उसी बोटिंग ट्रिप पे शेरिल और क्लैरेंस की किसी बात पे लड़ाई हो जाती है और शेरिल उस आदमी से इतना ज्यादा चिढ़ जाती है इसीलिए वो रिपोर्ट करके उनकी फैमिली की वेलफेयर स्कीम को खत्म करवा देती है। क्लैरेंस को इसकी वजह से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है इसीलिए एक रोज वो शेरिल के क्लब में जाकर उनके फेस में एक मुक्का मार देते हैं और वो गिर जाती हैं। आसपास के सभी लोग सिर्फ और सिर्फ देखते रह जाते हैं। कुछ ही दिनों बाद शेरिल कमेसो अपने घर से निकलती हैं और अपने पिता को ये बोल देती हैं कि वो अपने दोस्त से मिलने जा रही हैं, लेकिन कई दिनों तक वो अपने पिता को कोई भी फोन नहीं करती हैं। इसी की वजह से उनके पिता पुलिस को रिपोर्ट कर देते हैं और फिर कुछ ही दिनों बाद शेरिल की कार वहां के लोकल एयरपोर्ट की पार्किंग लॉट में मिलती है और बिना कोई ट्रेस के शेरिल लापता हो जाती है। इसके बाद अप्रैल 1990 में तानिया ने डिसाइड किया कि वो अपने हस्बैंड को छोड़ देंगी क्योंकि उनकी हरकतों से वो बेचारी तंग आ चुकी थी। और इसी बीच तानिया की मुलाकात हुई थी केविन ब्राउन नाम के लड़के से जो कि एक कॉलेज का स्टूडेंट था। वो दिल से तानिया और उसके बच्चे की केयर करना चाहता था और इसी वजह से तानिया और उनका एक सीक्रेट अफेयर स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ दिनों बाद तानिया रात को हाईवे के किनारे पड़ी हुई मिली थी। उनके आसपास
वो ग्रोसरीज बिखरी हुई थी जो उन्होंने अभी खरीदी हुई थी और तान्या के शरीर पे बहुत ज्यादा चोटें आई थी, लेकिन अभी तक वो जिंदा थी। बिना किसी देरी के उनको तुरंत ओक्लाहोमा सिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया। जब उन्हें वहां ले जा रहे थे तो रास्ते में वो डैडी डैडी चिल्ला रही थी। सुबह उनके हस्बैंड लॉरेंस को हॉस्पिटल में बुलाया गया। पुलिस को उन्होंने ये बताया कि तान्या के एक्सीडेंट के टाइम वो अपने घर पर सो रहे थे। अब पुलिस को क्राइम सीन पे एक रेड पेंट मिला था, लेकिन तान्या की कार का कलर ब्लू था। दूसरी तरफ तान्या की हालत अभी भी ठीक नहीं थी, लेकिन जो भी उनकी दोस्त उनसे मिलने आती थी उनके हस्बैंड किसी से भी उनको मिलने नहीं देते थे, क्योंकि चोट की वजह से तान्या हमेशा अनकॉन्शियस स्टेट में रहती थी, इसीलिए उनको कुछ भी पता नहीं चलता था। क्लैरेंस अपने साथ साथ अपने बच्चे को भी हॉस्पिटल में लेके आते थे, लेकिन स्टाफ ने ये चीज नोटिस करी थी कि वो बच्चा हमेशा रोता रहता था और उसके साथ साथ उसके शरीर से हमेशा यूरिन की स्मेल आती रहती थी। अब इसी बीच तान्या की एक दोस्त जिसका नाम केविन पार्सले होता है, वो हॉस्पिटल में फोन करती है और स्टाफ से ये बताती है कि तान्या का हस्बैंड कहीं उसे कुछ कर ना दे। फोन पर पूरे टाइम उस लड़की को इसी चीज की चिंता थी, लेकिन अगले ही दिन हॉस्पिटल वालों ने केविन को फोन कर ये बताया कि तान्या अब मर चुकी है। तान्या के मरने से लगभग 1 घंटे पहले क्लैरेंस उससे मिलने आए थे। इसके बाद तान्या के ऑटोप्सी ने बहुत सारी चीजें रिवील करी, जैसे उसकी बहुत सारी इंजरीज, बहुत सारी प्लास्टिक सर्जरीज, उसके साथ साथ बहुत सारे प्रेगनेंसीज भी। अब क्लैरेंस ने तान्या का $80,000 का इंश्योरेंस करवा रखा था, तो जब वो इन पैसों को लेने इंश्योरेंस कंपनी में जाते हैं तो वो बहुत सारे फेक सोशल सिक्योरिटी नंबर्स देते हैं। अब क्योंकि उनको पैसे लेने थे, इसीलिए लास्ट में उन्होंने अपना रियल आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किया और वो कार्ड था फ्रैंकलिन डेलेनो फ्लॉयड के नाम से। और इस आदमी को पिछले 20 सालों से पुलिस ढूंढ रही थी और आखिरकार पुलिस इन्हें पकड़ लेती है। अब तान्या और शेरिल के केस में यही प्राइम सस्पेक्ट थे, लेकिन अभी उनके ऊपर सिर्फ एक क्राइम का चार्ज लगाया गया, जो कि साल 1973 में हुआ था, जहां उनके ऊपर किडनैपिंग एंड सेक्सुअल हैरेसमेंट के अटेम्प्ट का चार्ज लगाया गया और पूरे 2.5 साल के लिए उन्हें जेल भेज दिया गया। और इतने दिनों तक उनका बेटा माइकल फोस्टर केयर में रहता था। अब इसी बीच एक डीएनए चेक हुआ जिसमें ये चीज रिवील हुई कि माइकल के बायोलॉजिकल फादर फ्लॉयड नहीं थे। अब साल 1993 में जब फ्लॉयड जेल से बाहर आए तो वो अपने पेरेंटल राइट्स के लिए लड़ने लगे, लेकिन कोर्ट ने उनकी ये रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन भला फ्लॉयड इस चीज से मानने कहाँ वाला था। साल 1994 में फ्लॉयड इंडियन मेरिडियन एलिमेंट्री स्कूल में घुस जाता है और इसी स्कूल में माइकल पढ़ता होता है और गन पॉइंट पे फ्लॉयड माइकल के साथ साथ स्कूल के प्रिंसिपल को भी किडनैप कर लेता है। कुछ ही घंटों में पुलिस प्रिंसिपल को तो पकड़ लेती है, लेकिन माइकल का कुछ भी पता नहीं चलता। पुलिस ने 2 महीने बाद फ्रैंकलिन डेलेनो फ्लॉयड को पकड़ तो लिया, क्योंकि वो एक ड्राइवर लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहा था, लेकिन माइकल कहाँ था, इसका जवाब सिर्फ फ्लॉयड के पास था। इसके बाद फ्लॉयड के ऊपर किडनैपिंग के चार्जेस लगाते हुए 52 इयर्स जेल में बिताने की सजा हो गई। अब साल 1995 में पुलिस को वो ट्रक मिल गया जिसको फ्लॉयड ने यूज किया था माइकल को किडनैप करने के लिए। उस ट्रक में पुलिस को एक एनवेलप मिला जिसमें से 97 फोटोग्राफ्स मिली और वो फोटोग्राफ्स बहुत भयानक फोटोग्राफ्स थी। उनमें से ज्यादातर फोटोज लड़कियों की थी जिनको बहुत बुरी तरीके से पीटा गया था और कुछ को तो गोली भी मारी गई थी। उसी साल फ्लोरिडा में कुछ स्केलेटन रिमेन पाए गए थे और साल 1996 में ये पता लगाया गया कि वो हड्डियां और किसी की नहीं बल्कि शेरिल एन कमेसो की थी। अब शेरिल एन कमेसो की जो इंजरीज थी उसकी भी फोटोग्राफ्स उन 97 फोटोग्राफ्स में से थी। एक फोटोग्राफ एक अंडरएज गर्ल की थी जिसको फ्रैंकलिन ने सेक्सुअली असॉल्ट किया था। अब सवाल ये आता है कि आखिर ये बच्ची थी कौन। 1 साल पहले फ्रैंकलिन फ्लॉयड जब अपनी वाइफ का यानी तान्या का फ्यूनरल अटेंड कर रहा था तो उसके कॉफिन के ऊपर उसने एक फोटोग्राफ रखी जो कि अभी आपके स्क्रीन के ऊपर है। इससे लोगों को थोड़े हिंट्स तो मिल गए थे, लेकिन कई सालों बाद यानी साल 2014 में फ्रैंकलिन फ्लॉयड ने सच बोला और वो फोटोग्राफ और किसी की नहीं बल्कि उसकी बेटी की थी, यानी शैरन मार्शल। इतने सालों तक फ्रैंकलिन फ्लॉयड ने अपने कई अलग अलग नाम रखे पुलिस से बचने के लिए। वॉरेन मार्शल, क्लेरेंस ह्यूजेस, ब्रैंडन विलियम्स, प्रेस्टन मॉर्गन, किंगफिश फ्लॉयड, ट्रेंटन डेविस, ये सारे इंसान कोई और नहीं बल्कि फ्रैंकलिन डेलेनो फ्लॉयड थे, जिसने शैरन को भी इस झूठ की दुनिया में शामिल कर लिया था। अब आप चाहे शैरन बोलें या तान्या, लेकिन ये दोनों भी
उस लड़की के सही नाम नहीं थे। उस लड़की का असली नाम सुजैन मैरी सिविकिस था और ये सैंडी चिपमैन की बेटी थी। सैंडी की 2 शादियां हो चुकी थी और उनके 4 बच्चे थे। तब जाकर उनकी मुलाकात हुई ब्रैंडन विलियम से, जो कि हमारे फ्रैंकलिन फ्लॉयड ही थे। 1 महीने डेट करने के बाद उन दोनों ने एक साथ रहना शुरू कर दिया। साल 1975 में सैंडी चिपमैन को 30 दिन की जेल हो गई, तो उन्होंने अपने बच्चों को फ्रैंकलिन की देखरेख में छोड़ दिया था। लेकिन जब वो जेल से वापस आई तो उनके घर पे कोई भी नहीं था। उनके 4 बच्चे और फ्रैंकलिन सब लोग गायब थे। लेकिन कुछ दिनों बाद सैंडी को अपने 2 बच्चे तो मिल गए थे, क्योंकि वो लोकल चर्च की नजर में रह रहे थे। और कई सालों बाद यानी साल 2019 में डीएनए टेस्टिंग की वजह से उनका सबसे छोटा बच्चा यानी फिलिप पहचाना गया था। और उनकी बेटी सुजैन इस पूरे टाइम फ्रैंकलिन के साथ थी, पहले उनकी बेटी बनकर, फिर उनकी बीवी बनकर, और फिर उन्होंने उसे मार दिया। अब सवाल ये आता है कि माइकल कहाँ था, और आखिरकार इस चीज का पता साल 2014 में चला। उससे पहले तक फ्रैंकलिन लगातार अपने स्टेटमेंट को चेंज करता रहा और ज्यादातर उसने यही बोला था कि माइकल अभी भी जिंदा है और बिल्कुल ठीक है। एक बार एफबीआई के एक स्पेशल एजेंट जिनका नाम स्कॉट लॉब था, उन्होंने जबरदस्ती बार बार फ्रैंकलिन से माइकल के बारे में पूछा। तब आखिरकार फ्रैंकलिन ने अपना मुंह खोल ही दिया। उसने ये बताया कि उसने माइकल के सिर के पीछे 2 गोलियां मारी थी, और ये बताते हुए फ्रैंकलिन के फेस पे कोई असर नहीं था, जैसे कि उसने कोई अच्छा काम किया हो। आगे उसने ये भी ऐड किया कि वो जल्दी में था, इसीलिए उसको माइकल को जल्दी से मारना था, इसीलिए उसको 2 गोलियां मारी थी। इसके बाद पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद माइकल के रिमेन्स कभी भी नहीं मिले। अब सवाल ये था कि फ्रैंकलिन ने अपनी पूरी जिंदगी में अगर किसी को थोड़ा सा भी प्यार किया था तो वो माइकल था, क्योंकि ये चीज उसने अपने मुंह से बोली थी। तो आखिर उसने उसको मारा क्यों? इसका जवाब भी एफबीआई एजेंट स्कॉट लॉब ने दिया। उन्होंने ये बोला कि फ्रैंकलिन भले ही माइकल से प्यार करता हो, लेकिन माइकल उससे प्यार नहीं करता था। माइकल तो बल्कि सिर्फ उससे अपना छुटकारा पाना चाहता था, और वो उसने उससे पा भी लिया था। जब फ्रैंकलिन जेल चला गया था तो माइकल को फोस्टर केयर से किसी ने अडॉप्ट कर लिया था। उसके पेरेंट्स उसको अच्छी जिंदगी दे रहे थे, यहाँ तक कि उसको स्कूल भी भेजा था, जहाँ फ्रैंकलिन माइकल को कभी भेज ही नहीं सकता था। तो अब फ्रैंकलिन को ये चीज पता चल चुकी थी कि चाहे कुछ भी हो वो उसे वापस नहीं पा सकता, इसीलिए माइकल को किडनैप करने के बाद फ्रैंकलिन ने उसे मार दिया था। अब थोड़ा सा मैं आपको फ्रैंकलिन फ्लॉयड की फैमिली के बारे में बता देता हूँ। फ्रैंकलिन फ्लॉयड का जन्म ऐसी फैमिली में हुआ था जहाँ पे सब लोग अल्कोहलिक थे और वो बहुत ही गरीब फैमिली थी। लेट टीन्स में फ्रैंकलिन का बहुत ज्यादा सेक्सुअल अब्यूज तो हुआ ही, उसके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे उसको लोग बुली करते रहते थे। आगे चल के उसको ये भी पता चला कि उसकी मदर एक प्रोस्टिट्यूट बन चुकी है। आगे चलकर फ्रैंकलिन को एक रॉबरी की वजह से जेल में डाला गया। जब फ्रैंकलिन 18 साल का हुआ तो उसने एक 4 साल की लड़की का सेक्सुअल असॉल्ट किया था। इसकी वजह से एक बार फिर से उसको जेल में तो डाला गया, लेकिन इस बार वो वहां से भाग गया। लेकिन इसके बाद भी उसने एक रॉबरी करी और फिर से जेल में आ गया। इसके बाद फ्लॉयड ने 2 बार और जेल से भागने की कोशिश करी, लेकिन दोनों बार वो नाकामयाब रहा। जेल के अंदर इनमेट्स उसका रेप भी करते थे। इसी वजह से वो बाहर जाने के लिए इतना ज्यादा डेस्परेट हो गया, एक बार उसने जेल की छत पर चढ़कर सुसाइड करने की धमकी भी दी। जब साल 1973 में वो जेल से बाहर आया तो गैस स्टेशन पे एक बार फिर से उसने एक औरत को असॉल्ट किया, और इसी केस की वजह से फ्रैंकलिन को साल 1990 में जेल हो गई। देखिए, मैं वो इंसान हूँ जो ये चीज़ बोलता है कि अगर कोई इंसान गलत करता है तो उसके साथ गलत होता है, लेकिन शायद यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ था। अब इसका रीज़न ये है कि फ्रैंकलिन फ्लॉयड पिछले साल यानी 2023 में 23 जनवरी को जेल में उनकी डेथ हुई थी, लगभग 80 साल की उम्र। तो आप समझ सकते हैं, मैं जोसेफ कैलिंगर के केस से ये चीज़ बार बार बोल रहा हूँ कि अगर आपके साथ गलत हुआ है या गलत हुआ था तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरों के साथ गलत करेंगे। आपके पास वहां से 2 रास्ते होते हैं, या तो आप अच्छा करिए या तो आप बुरा करिए, और आपको हमेशा अच्छा करना चाहिए। चलो ठीक है, अगर आपको बदला भी लेना है तो ऐसे इंसान से लीजिए जिसने आपके साथ गलत किया हो। आप ऐसे को क्यों परेशान कर रहे हो या ऐसे के साथ बदला क्यों ले रहे हो जिसने आपका कुछ बिगाड़ा ही नहीं है। ऐसा ही हुआ शैरन के साथ। चाहे फ्रैंकलिन को कितने साल की भी सजा हो जाती, कुछ भी हो जाती, लेकिन उसने जो शैरन के साथ किया था हम उसे ठीक थोड़ी ना कर सकते हैं। लेकिन हम समाज में फ्रैंकलिन फ्लॉयड जैसे हैवानों को पैदा होने से रोक सकते हैं, और वो किस तरीके से
आप मेरी बात अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। किसी को परेशान करने से पहले, किसी को मारने से पहले, किसी को बुली करने से पहले 100 बार सोचिए कि आपकी एक गलती, कहीं आपका एक एक्शन आगे चलकर किसी बड़ी चीज को जन्म न दे दे। अब फ्रैंकलिन के ऊपर आपकी क्या राय है, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अब रेगुलरली वीडियोस आएंगी, तो प्लीज अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए और ऐसे लोगों से बच के रहिए जिनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको यूज करना है। और मैं तो यहीं पे हूँ, मानता हूँ कभी कभी थोड़ा सा लेट हो सकता है क्योंकि पर्सनल लाइफ ही है, लेकिन ऐसे ही बेहतरीन केसेस आप लोगों के लिए हमेशा लाता रहूँगा।